नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल से कमलेश गुप्ता में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जीएसटी का, जिसमें अपन लोग आईटीसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने कंपोजिशन स्कीम को कंप्लीट किया था और कंपोजिशन स्कीम कंप्लीट करने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट को स्टार्ट किया था। जिसमें अपन ने देखा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अपन ने बिजनेस करने के लिए जो भी इनपुट्स खरीदे हैं, मटेरियल खरीदा है या सर्विसेज ली है या कैपिटल गुड्स लिया है, उन सब के ऊपर जो भी टैक्स पीछे पे किया है, उन सब टैक्स का क्रेडिट हम हमारे आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इनको क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट बुलेट में कुछ 6 कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी कि गुड्स आपके पास क्या हो जाना चाहिए? एक्चुअली रिसीव्ड हो जाना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा था कि वो आपके जीएसटीआर 2B में डेटा क्या हो जाना चाहिए? ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स का क्या हो जाना चाहिए? पेमेंट एक्चुअली हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आपको गुड्स क्या है? एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाना चाहिए। गुड्स एक्चुअली आप लोगों को क्या हो जाना चाहिए? रिसीव्ड हो जाना चाहिए। और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में आप लोगों ने क्या कर दी हो? फाइल कर दी हो। और एक लास्ट कंडीशन, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मतलब बिल होना चाहिए या फिर बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ये पता चले कि आपने ही ये सप्लाई ली है। उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड पॉइंट की कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि आपको सप्लायर को पेमेंट करना होता है कितने टाइम में? सप्लायर को पेमेंट कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 180 डेज में हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर आपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो फिर आपने जो आईटीसी अवेल किया है वो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। और यदि आपने आईटीसी अवेल करके क्या कर लिया है? यूटिलाइज कर लिया है, तो फिर गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। साथ के साथ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे करने पड़ेंगी। फिर अपन ने देखा था कि आईटीसी का अवेलमेंट और आईटीसी का यूटिलाइजेशन दोनों आइटम्स क्या होते हैं? बोथ आर डिफरेंट होते हैं। अवेल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लेजर होते हैं, एक क्रेडिट लेजर होता है, कैश लेजर होता है जीएसटी में। अगर हम लोगों ने क्रेडिट लेजर में उस अमाउंट की एंट्री कर लिया, मतलब हमने उस अमाउंट क्या कर लिया है? अवेल कर लिया है। और यूटिलाइज करने का मतलब हमने हमारी आउटपुट लायबिलिटी से, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी से हमारे क्रेडिट को सेट ऑफ कर लिया है। इसका मतलब उस जीएसटी का हमने क्या कर लिया है? यूटिलाइजेशन कर लिया है। क्या कर लिया है? यूटिलाइजेशन कर लिया है। ये सब कंडीशन जो भी हम देख रहे हैं ना, ये सब किसके लिए अप्लाइड है? क्रेडिट लेजर पे अप्लाइड है। किस पे अप्लाइड है? क्रेडिट लेजर पे अप्लाइड है। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट बुलेट। इसका मतलब थर्ड पॉइंट बोलता है, अगर आपको गुड्स क्या होता है? लॉट्स में रिसीव होता है। क्या होता है? लॉट्स में रिसीव्ड होता है। मान लीजिए, चलिए मैं पहले लिख देता हूं थर्ड बुलेट। इफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस रिसीव्ड इन लॉट्स, देन क्रेडिट avail when last installment have received। मतलब हिंदी मीडियम के लिए मैं मुंह से बोल देता हूं, यदि कोई भी गुड्स या सर्विस हमें लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, किस्तों पे मिल रहा है, तो आप उसके जीएसटी क्रेडिट तब लेंगे जब आपको उसका लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी। मान लीजिए मेरा एक डस्टर बनाने का बिजनेस है। क्या है?
डस्टर बनाने का बिजनेस है और मेरे को किसी को डस्टर सप्लाई करने का क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कितने डस्टर का, 50,000 डस्टर का। उसने बोला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 50,000 डस्टर सप्लाई करने का है। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, 60,000 डस्टर सप्लाई करने का है। कितना है, 60,000 डस्टर सप्लाई करने का है। और उसने बोला है इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको हर मंथ कितने डस्टर सप्लाई करने हैं, 5K एवरी मंथ आपको क्या करने हैं, डस्टर सप्लाई करने हैं। क्या करने हैं, डस्टर सप्लाई करने हैं। तो आप जीएसटी का क्रेडिट कब लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कब से है, अब हमारा जैन से दिसंबर तक है। तो आपको लास्ट लॉट कब मिलेगा, दिसंबर में, तब आपके क्या हो जाएंगे 60,000 डस्टर कंप्लीट। तो आप जीएसटी का क्रेडिट कब क्लेम करेंगे, आप जीएसटी का क्रेडिट कब क्लेम करेंगे, आप जीएसटी का क्रेडिट तब क्लेम करेंगे जब आपको दिसंबर मंथ में लास्ट इंस्टॉलमेंट 5K वाली जो है वो रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आप 60,000 डस्टर पे जो भी आपने टैक्स पे किया है उसी को अवेल करेंगे और सेम को यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, सेम को अवेल करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में इन लोगों ने बोला है कि आप अगर किसी भी गुड्स या सर्विस को इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, लॉट्स में लेते हैं, तो आप उस गुड्स या सर्विस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम तब लेंगे जब आपको क्या हो जाएगा, लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में इन लोगों ने बोला है कि आइदर, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, आइदर जीएसटी इनपुट और डेप्रिसिएशन। इन्होंने क्या बोला है, आपका जो जीएसटी इनपुट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है आपका, उस कंपोनेंट पे आइदर आप क्या कर लीजिए, क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। मतलब मान लीजिए मेरा किस चीज़ का बिजनेस है, डस्टर बनाने का, और मैंने एक मशीन परचेज करी है और उस मशीन का वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपीज़, और उस पर जीएसटी का रेट क्या चल रहा है, 12%। और मान लीजिए ये आय जीएसटी है, तो मैं कितना जीएसटी पे करूँगा, 12K, और मैं टोटल अमाउंट कितना पे करके आऊँगा, 1.12L। अब मेरे अकाउंट्स में एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की, 1.12 की। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी बैलेंस शीट है और इसका यहाँ क्या है, एसेट साइड है, और इसमें क्या करूंगा मैं, मशीन कितना, 1.12L, और इस पर मान लीजिए डेप्रिसिएशन का रेट चल रहा है 12%, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट क्या चल रहा है, 10%। तो मुझे जीएसटी कितना मिलेगा, 0.1112, जो कि मैं इस बार क्या करूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में P&L में चार्ज करूंगा। गवर्नमेंट बोलती है या तो आप ये मेथड फॉलो कीजिए, ये क्या है, फर्स्ट मेथड, ये मैं सेकंड कर देता हूं इसको, क्योंकि मैंने यहां लिखा है ना इसको, तो इसलिए यहां सेकंड कर देता हूं। ये क्या है, सेकंड मेथड। आप क्या कीजिए, नॉर्मली इसमें आपने इस जीएसटी कंपोनेंट को क्या कर दिया, कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया, और आप टोटल अमाउंट पे क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स। या फिर आप क्या कीजिए, जीएसटी रिफंड ले लीजिए। आप क्या कीजिए, यहां ये जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी, बैलेंस शीट बनेगी, इसमें मशीन कितने की दिखाई है, 1 लाख की, और P&L में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कीजिए, 0.1L, ठीक है। और 1.12K या 0.12L, मतलब ये जो 12 आप पे करके आए हैं, किसका, ये अमाउंट है, इस 12K को आप क्या कीजिए, जीएसटी इनपुट में क्लेम कर लीजिए। मतलब कौन से क्रेडिट लेजर में आप क्या कीजिए, इस अमाउंट को क्या कर लीजिए, अवेल कर लीजिए, और इसको आपकी आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ कीजिए। तो अगर आप
अपने बैलेंस शीट में उस मशीन की कॉस्ट 1 लाख बनाते हैं तो आप क्या कीजिए, 12,000 का इनपुट क्लेम कर लीजिए। कहाँ से? आपकी आउटपुट लायबिलिटी से इसको क्या कर लीजिए, सेट ऑफ कर लीजिए। या फिर आप पूरे अमाउंट पे क्या कर लीजिए, कॉस्ट बना लीजिए और पूरे अमाउंट पे इनकम टैक्स में क्या कर लीजिए, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। इन दोनों में से हम आपको एक ही मेथड अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर भी कॉस्ट कितने की बनाएंगे, 1.12 लाख की, और डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करेंगे, 0.112 लाख, और साथ ही साथ आप क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट दिखा देंगे, 12,000। वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है। आप आइदर ये फॉलो कर लीजिए, ये फॉलो कर लीजिए, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जो ऑप्शन आपको बेटर लगे, वो ऑप्शन आप फॉलो कर लीजिए। आपके क्रेडिट लेजर, मान लीजिए ये आपका क्रेडिट लेजर है, ये क्या है, क्रेडिट लेजर है। अब इसमें जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है, जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है, वो आप क्या कर लीजिए, आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ कर लीजिए। बट लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी पे बेस्ड है, 5th बुलेट आप लोग लिखेंगे। 5th बुलेट, फिफ्थ बुलेट में इन लोगों ने बोला है क्या, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई किससे ज्यादा है, 50 लाख रुपीज से, एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो फिर आप इस क्रेडिट लेजर से मैक्सिमम अमाउंट कितना यूज कर पाएंगे, 99% प्लस 1% आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। मतलब अमाउंट कहां से लेना पड़ेगा, कैश लेजर से। कहां से लेना पड़ेगा, कैश लेजर से। ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई कितने से ज्यादा है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड। बेसिकली जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। कुछ कंडीशन है बट एक बार नॉर्मली हम मान लेते हैं क्या है, एक्सपोर्ट। एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उनको छोड़ के यदि आपका टर्नओवर किससे ज्यादा है, 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो फिर आप क्या कीजिए, 99% अमाउंट कहां से सेट ऑफ कीजिए, क्रेडिट लेजर से, और 1% अमाउंट किससे पे कीजिए, कैश से पे कीजिए। चलिए अब इसमें कुछ क्या है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन स्टार्ट करने से पहले इसको यहां पर एक मैं लिख देता हूं, इफ आउटवर्ड सप्लाई 50 लाख, इसको क्लियर कर देता हैं थोड़ा सा, 50 लाख इन अ मंथ। अगर किसी महीने में आपकी सप्लाई 50 लाख रुपीज से ऊपर की है, एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो फिर आप 99% अमाउंट कहां से पे करेंगे, क्रेडिट लेजर से, और 1% अमाउंट कैश लेजर से। मान लीजिए आपके क्रेडिट लेजर का बैलेंस है 100 के, कितना है, 100 के, और आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, 101 की, कितनी है, 101 के, या इसको ऐसे कर लीजिए 150 के। तो क्या यहां पर ये रूल लग पाएगा कि 99% यहां से यूज कीजिए? अरे भाई 99% क्या, मुझे तो बहुत कम अमाउंट इससे मिलेगा, क्योंकि 150 का 1% कितना होगा, 1.5 के। ये बोल रहा है इतना अमाउंट कैश में पे कीजिए, जबकि मैं कितना सेट ऑफ करूंगा, 100 के, और बैलेंस 50 के किससे पे करूंगा, कैश लेजर से पे करूंगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट में अमाउंट है ही नहीं। अगर मेरे पास क्रेडिट में अमाउंट है ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म, तो फिर तो ये रूल लगेगा ही क्यों। ये रूल कब लग रहा है, ये मान लीजिए ये यहां पर कितना है, 150 के, मेरे पास क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना है, 150, और जो मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो कितना है,
100 के, तो ये बोल रहे हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है 100 के, तो आप क्या कीजिए 99 के तो कहां से सेट ऑफ कीजिए, यहां से सेट ऑफ कीजिए, और 1 के में क्या कीजिए कैश लेजर से पे कीजिए, कैश लेजर से पे कीजिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ एक्सेप्शन रखे हुए हैं, अगर आप उन एक्सेप्शन में फॉल करते हैं तो फिर आप पूरा का पूरा 100 के किससे सेट ऑफ कर सकते हैं 150 के से सेट ऑफ कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, फर्स्ट बुलेट इन लोगों ने एक्सेप्शन क्या बोला, एक्सेप्शन में पहले बोला है कि जो भी आपका कंपनी का डायरेक्टर है या बिजनेस ओनर है उसका लास्ट 2 ईयर में इनकम टैक्स का पेमेंट, इनकम टैक्स पेड ग्रेटर देन 1 लाख है, कितना है ग्रेटर देन 1 लाख फॉर एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर। चलिए गाइस सेकंड बुलेट, फर्स्ट बुलेट अपन ने देखा कि डायरेक्टर और बिजनेस का की पर्सन जो भी है उसने क्या किया है कि लास्ट 2 ईयर में इनकम टैक्स कितने से ज़्यादा पे किया है 1 लाख रुपीज से अगर ज़्यादा पे किया है तो फिर उस पर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा कि वो 150 के में से उसको टोटल कितना पे करना है 100 के, तो वो पूरा का पूरा किससे यूज कर सकता है 150 के से, उसको 99 के इसमें से यूज करने की जरूरत नहीं है और 1 के कैश पे करने की जरूरत नहीं, वो क्या कर सकता है टोटल 100 के किससे पे कर सकता है क्रेडिट लेजर से पे कर सकता है। सेकंड बुलेट, सेकंड बुलेट इन लोगों ने बोला कि लास्ट ईयर में टैक्सेबल पर्सन ने रिफंड लिया है मोर देन कितने का 1 लाख रुपीज का ड्यू टू जीरो रेटेड सप्लाई। इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। थर्ड बुलेट है लास्ट ईयर टैक्सेबल पर्सन ने रिफंड लिया है मोर देन 1 लाख रुपीज का, किसके कारण, यहां रीजन चेंज हो रहा है, ड्यू टू किसके कारण, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसके बाद में नेक्स्ट बुलेट है ऑलरेडी पेड मोर देन 1% अमाउंट थ्रो कैश लेजर cumulatively during rest of the year, ठीक है। और लास्ट बुलेट है टैक्सेबल पर्सन इज स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी और म्युनिसिपैलिटी। इन 5 बुलेट में आपको 1 के कैश पे करने की जरूरत नहीं है, आपका टोटल 100 के की आउटपुट लायबिलिटी आप किससे सेट ऑफ कर सकते हो 150 के से सेट ऑफ कर सकते हो। इन लोगों ने क्या बोला 5 बुलेट है, 5 बुलेट में फर्स्ट बुलेट में इन लोगों ने बोला कि अगर, जैसा कि अपन ने फर्स्ट बुलेट देखा, अगर आपका डायरेक्टर और की बिजनेस पर्सन लास्ट 2 ईयर में इनकम टैक्स पे करता है कितने से ज्यादा 1 लाख रुपीज से ज्यादा, तो फिर आप पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। सेकंड बुलेट, अगर आपने किसके कारण, एक्सपोर्ट के कारण रिफंड लिया है गवर्नमेंट से कितने का 1 लाख रुपीज का या उससे ज्यादा, एक्सपोर्ट में रिफंड किस कंडीशन में मिलता है,
ये अपन कौन से चैप्टर में कवर करेंगे? रिफंड अंडर जीएसटी के चैप्टर में कवर करेंगे। वहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं, वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, कौन से एक्सपोर्ट की कंडीशन में आपको कितना रिफंड मिल सकता है, वो सब कंडीशन वहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है, अगर आपने एक्सपोर्ट के चलते गवर्नमेंट से रिफंड लिया है मोर देन 1 लाख रुपीज़ का, तो फिर आप पर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड बुलेट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते आपने गवर्नमेंट से 1 लाख रुपीज़ का रिफंड लिया। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अभी हम 2 मिनट में देखते हैं। फोर्थ बुलेट देखते हैं, यदि आपने क्यूमुलेटिवली, अब ये क्यूमुलेटिव का क्या मंथ है, मान लीजिए ये जो कंडीशन है ये कौन से मंथ की है? दिसंबर मंथ की है। इससे पहले अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूं और अक्टूबर मंथ की बात करूं, तो इन दोनों में मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी थी? 200 के और 300 के। मेरे पास इस महीने में इनपुट का जो क्रेडिट पड़ा हुआ था वो कितना था? 150 के, और इसमें कितना पड़ा हुआ था? 280 के। तो मैंने यहाँ पर कैश कितना पे किया? 20 के, और यहाँ पर कैश कितना पे किया? 20 के। अभी तक मैं, और इससे पीछे यदि मैं बात करूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर की मैं बात करूं, तो इन महीनों में मैंने पूरा अमाउंट किससे पे किया था? क्रेडिट लेजर से। बट मेरा टर्नओवर किसको क्रॉस नहीं करता था? 50 लाख को। इसी मंथ मेरा टर्नओवर किसको क्रॉस किया है? 50 लाख को। बट मैंने लास्ट 2 मंथ में कितना पे कर रखा है? 40 के कैश पे कर रखा है। बट मुझे रिक्वायर्ड कितना है? ओनली 1 के। तो इन्होंने बोला अगर रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में क्यूमुलेटिवली भी आपने इतना अमाउंट किससे पे कर रखा है? कैश लेजर से पे कर रखा है, तो फिर आप पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। लास्ट बुलेट, अगर टैक्सेबल पर्सन कौन है? गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी हो, उनके केस में भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है। अब अपने को एक चीज देखनी है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। पहले अगर कोई स्नैप लेना चाहता है तो ले सकता है, बट मुझे लगता है कि एग्जाम्पल की वजह से थोड़ा सा ये हो गया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हटा दिया है यहाँ से। अब आप चाहें तो इन बुलेट्स का स्नैप ले सकते हैं फटाफट से। चलिए, तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैं इनको हटा रहा हूँ। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब अपन देखते हैं। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या बोलना चाहती है? ये बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। मेरा किस चीज का बिजनेस है? डस्टर का। डस्टर में फॉर्म है, प्लास्टिक है, कुछ मेरी लेबर है, कुछ मशीनरी का वर्क है। मान लीजिए ये जो प्लास्टिक, ये किस किस से मिलकर बनता है? प्लास्टिक और फॉर्म। मैंने ये परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का, ये परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का। इस पर टैक्स का रेट कितना है? 18% है। इस पर टैक्स का रेट कितना है? 5% है। ठीक है, चलिए, मेरा जो डस्टर है मैं इसको 12% कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, और मेरी सेल्स इस डस्टर पे जीएसटी का रेट कितना है? 5% है। मेरी करंट ईयर में सेल कितना, करंट मंथ की बात कर लेता हूं मैं, दिसंबर मंथ की। दिसंबर मंथ में मेरा सेल कितना है? ये मेरी परचेज है, तो मैंने जीएसटी कितना पे किया होगा? 18 के तो इस पे किया होगा और 12 के इस पे किया होगा। टोटल मैंने जीएसटी कितना पे किया है? 30 के, और ये मेरा क्या है? आईटीसी। ये मेरा क्या बनेगा? आईटीसी, जो मेरे जीएसटीआर 2B में ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब मैं डस्टर की सेल करता हूं, मान लीजिए कितने की? 3 लाख रुपीज़ की। तो 3 लाख रुपीज़ पर 5% की रेट से जीएसटी बनेगा कितना? 15,000 का। और 15,000 के हिसाब से, और जितना मैंने मटेरियल परचेज किया था, प्लास्टिक और फोम, ये पूरा मैंने सेल कर दिया है। इन 2 लाख रुपए की इनपुट से 3 लाख रुपए का आउटपुट ही बन सकता था। ना मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है, ना मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जितना ओपनिंग मैंने परचेज किया करंट ईयर में, पूरा का पूरा सेल कर दिया। कितने के डस्टर सेल किए? 3 लाख रुपीज़ के। जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 15। तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? 15 के। इनपुट कितना है?
30K तो पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाएगा, मेरी आउटपुट लायबिलिटी नील। तो इन मेरा 15K जो है मेरे पास बैलेंस रह गया, ये तो कभी सेट ऑफ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं नेक्स्ट ईयर वापस 2 लाख की परचेज करूंगा, 3 लाख की सेल करूंगा, तो वापस मेरे पास 15K का क्रेडिट खड़ा हो जाएगा। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब इनपुट पे आप जो भी इनपुट यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, जो भी इनपुट यूज कर रहे हैं उस इनपुट पर टैक्स का रेट ज्यादा है और आपकी आउटपुट सप्लाई पर, फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स की रेट क्या है? कम है। तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग इसमें से कुछ अमाउंट, कुछ लिमिट तक का अमाउंट आपको क्या दिया जाता है? रिफंड दिया जाता है। अब वो कितना दिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, वो सारे रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है। वो अपन कितना रिफंड मिलेगा वो कौन से चैप्टर में देखेंगे? रिफंड अंडर जीएसटी। यहां पर अपन सिर्फ बात क्या कर रहे हैं कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट पर जीएसटी का रेट आपके इनपुट से ज्यादा है, इसलिए आपके पास क्रेडिट हर साल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उस क्रेडिट का आप गवर्नमेंट से क्या कर सकते हो? रिफंड ले सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट में इन लोगों ने बोला था कि अगर लास्ट ईयर में आपने इस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते गवर्नमेंट से क्या लिया था? रिफंड लिया था। कितने से ज्यादा? 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा, तो फिर आप पर ये 99K का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा और आप पूरा 100K किससे सेट ऑफ कर सकते हो? 150K से सेट ऑफ कर सकते हो। जो 1 लाख का अमाउंट है वो पूरे 1,50,000 से आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। आपको 1000 रुपीज कैश पे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए फटाफट से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अभी तक अपन ने क्या देखा है? अभी तक अपन ने सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टार्ट किया, उसमें अपन ने देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्या थी, इसको क्यों लाया गया। फिर गवर्नमेंट ने कंडीशन इंपोज करी। कंडीशन में फर्स्ट बुलेट में अपन ने 6 बेसिक कंडीशन देखी। उसके बाद में अपन ने देखा कि सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए। फिर थर्ड बुलेट में अपन ने देखा कि अगर आपको गुड्स किस में रिसीव होता है? लॉट्स में, तो आपको क्रेडिट कब मिलेगा? जब आपको लास्ट लॉट रिसीव्ड होगा। फिर फोर्थ बुलेट में हमने देखा कि आपको क्या करना है। फोर्थ बुलेट में अपन ने क्या देखा कि आइदर डेप्रिसिएशन और जीएसटी का क्रेडिट, या तो आप इनकम टैक्स में क्या कर लीजिए? डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए, या फिर आप उसको क्या कर लीजिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर लीजिए। फिफ्थ बुलेट में अपन ने देखा कि आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी बनती है, आप सारा अमाउंट अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ कर सकते हो। हाँ, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, यदि आपकी करंट मंथ की सप्लाई किससे ज्यादा है? 50 लाख रुपीज से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 50 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो फिर आप 99% सेट ऑफ कर सकते हो। 1% आपको क्या करना पड़ेगा? कैश में पे करना पड़ेगा। बट वो अमाउंट भी आप कैश में पे मत कीजिए अगर आप 5 बुलेट्स में फॉल करते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते आपने 1 लाख रुपीज से ज्यादा का रिफंड लिया है गवर्नमेंट से, या फिर एक्सपोर्ट के चलते आपने गवर्नमेंट से 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का रिफंड लिया है। आपके की बिजनेस पर्सन ने या आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या किया है? लास्ट 2 ईयर्स में 1 लाख रुपीज का और एवरी ईयर के लिए उससे ज्यादा क्या किया है? टैक्स पे किया है। या फिर टैक्सेबल पर्सन कौन है? गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटी है, लोकल अथॉरिटी है। और लास्ट बुलेट में क्या है कि आपने क्या किया है? चलिए कोई बताएगा मुझे लास्ट बुलेट क्या है? फटाफट से, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट से, नहीं तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सोचना। चलिए लास्ट बुलेट क्या है? पीछे से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है कि अपन ने एग्रीगेटली फाइनेंशियल ईयर में क्या किया है? 1% तक का अमाउंट, क्यूमुलेटिवली उतना अमाउंट हमने क्या किया है? ऑलरेडी कैश में पे किया हुआ है, तो भी हम पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पर आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आप हमसे जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो। आप अपने क्रेडिट लेजर में उसको अमाउंट को क्या कर सकते हो? एज ए जीएसटी इनपुट अप्लाई कर सकते हो, उस अमाउंट को एज ए जीएसटी क्रेडिट अवेल कर सकते हो। अब
फिर गवर्नमेंट बोलती है हम आपको मना करते हैं कि कुछ सिचुएशंस में आपको क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा, कुछ आइटम्स के लिए आपको क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। उनको क्या बोलते हैं? ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इस चैप्टर के थ्री पार्ट्स हैं जिनमें ये कंप्लीट चैप्टर डिवाइडेड है। पहला क्या है? अगर चलिए मैं बेसिक तीनों लिख देता हूं। पहला क्या है? बेसिक कंडीशंस एंड रूल्स टू अवेल आईटीसी। आपको आईटीसी लेने के लिए बेसिक कंडीशन और रूल्स क्या क्या है? इसमें कितने बुलेट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं। अगर ये सारे आप कंप्लाई करते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आईटीसी अवेल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट आता है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट में इन लोगों ने बोला है कि कुछ आइटम्स जिसका क्रेडिट, कुछ ट्रांजैक्शंस जिनका क्रेडिट हम ऑलवेज ब्लॉक करते हैं, इनका क्रेडिट किसी को भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन तो पूरे जीएसटी में है, तो यहां पर भी है, बट इन लोगों ने बोला है एक बार तो मोटा मोटी तौर पर इन चीजों का हम क्रेडिट क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब इन चीजों का क्रेडिट किसी को भी अलाउ नहीं होगा। इन ट्रांजैक्शन आपने जो जीएसटी पे कर दिया वो खत्म, आगे आप नया जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट है इसका एपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट में थ्योरी ज्यादा है और इस पार्ट में पूरा प्रैक्टिकल है। इन पार्ट में दोनों में ही थ्योरी है और इस पार्ट में क्या है? प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग का काम बहुत ज्यादा है। उसके बाद में कुछ अदर पॉइंट्स हैं, उनको अपन लास्ट में कवर करेंगे, बट 95% जो एरिया है वो इन्होंने ही कवर कर रखा है। 95%। और अगर मैं बोलूं कि 40% एरिया इसका है, 5% में अदर पॉइंट्स आते हैं और बाकी 55% में इन दोनों का रेशियो है। तो 30% ये है और 25% ये। अभी अपन ने चैप्टर कितना कंप्लीट किया है? 25%। अब अपन मूव करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, चैप्टर के ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो ये ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या है? ब्लॉक्ड क्रेडिट इन लोगों ने बोला है कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस पर, कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स पर, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज पर हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट के लिए आप लोगों को क्या कर रहे हैं? डिनाई कर रहे हैं कि इन सिचुएशंस में आपको कभी भी हम लोग क्या अलाउ नहीं करेंगे, उन ट्रांजैक्शन पर पे की गई जीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, उसमें सबसे पहले कौन आता है? मोटर व्हीकल। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है? मोटर व्हीकल की डेफिनेशन क्या है, वो कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये अपन डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इन लोगों ने बोला है मोटर व्हीकल। सेकेंड पॉइंट वेसल एंड एयरक्राफ्ट। इन सब पॉइंट्स को अपन डिटेल में देखेंगे, इनके एक्सेप्शंस भी देखेंगे, बट एक बार मैं हेडिंग नोट कर देता हूं और उसके बाद देखेंगे, ठीक है। थर्ड बुलेट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ मेंबरशिप ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस क्लब। आई थिंक मेरे मार्कर की इंक थोड़ी डाउन हो गई, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट बुलेट कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी
लास्ट पॉइंट है फूड बेवरेज हेल्थ प्लास्टिक सर्जरी एटसेट्रा। ये 6 बुलेट इन लोगों ने बताए हैं। मोटर व्हीकल, वेसल एयरक्राफ्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, मेंबरशिप ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस क्लब, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फूड बेवरेजेस, कैंटीन, प्लास्टिक सर्जरी एक्सेट्रा। अब एक एक पॉइंट को अपन डिटेल वाइज देखेंगे। इन 6 पॉइंट के अलावा इन लोगों ने किसी के लिए भी क्रेडिट के लिए डिनाई नहीं किया है। बाकी अगर आप इनपुट परचेज करते हैं तो इसका क्रेडिट इनपुट में लीजिए, कैपिटल गुड्स है तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग लीजिए, और इनपुट सर्विसेज हैं तो भी उसका क्रेडिट आप ले लीजिए। बट इन 6 से रिलेटेड जो क्रेडिट है वो हम प्राइमरी तौर पर क्या कर रहे हैं, पूरा ब्लॉक कर रहे हैं। अब अलाउ किसको करेंगे, जो किस में आएगा, एक्सेप्शन में आएगा। बट प्राइमरी तौर पर अगर आप इन 6 पॉइंट्स में कवर होते हैं, किस में कवर होते हैं, इन 6 पॉइंट्स में कवर होते हैं, तो आपका क्रेडिट कंप्लीटली होल एंड सोल क्या है, ब्लॉक्ड है। आप चाहें तो नेगेटिव लिस्ट का एक स्नैप ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मोटर व्हीकल की। तो इन लोगों ने बोला है कि मोटर व्हीकल होता क्या है, तो ऐसा कोई भी व्हीकल लेस देन 4 व्हील्स फॉर विच क्यूबिक कैपेसिटी इंजन इज लेस देन 25 सीसी। क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी व्हीकल जो 4 पहियों से कम का वाहन है और जिसके इंजन की कैपेसिटी 25 सीसी से कम की है, तो वो किस में कवर नहीं होता, मोटर व्हीकल एक्ट में कवर नहीं होता है। किस में कवर नहीं होता, मोटर व्हीकल एक्ट में कवर नहीं होता। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन ब्रेक हो गई तो फिर ऐसा कोई भी व्हीकल किस में कवर हो जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट में कवर हो जाएगा। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, अगर आपने कहीं मार्केट में देखा होगा तो कई लोग बिना हेलमेट स्कूटीज चलाते रहते हैं, जिनकी स्पीड मैक्स स्पीड कितनी होती है, 25 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड 25 से ज़्यादा नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनके इंजन की कैपेसिटी क्या होती है, 25 सीसी से कम होती है। किससे कम होती है, 25 सीसी से कम होती है। न उन पे कोई नंबर प्लेट्स होती है, न उनको कोई हेलमेट का कंपल्शन है, क्योंकि वो एज ए किस में कवर होते हैं, साइकिल में कवर होते हैं। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, न उनमें कोई आरटीओ की गाइडलाइंस होती है। इन्होंने क्या बोला, ऐसा कोई भी व्हीकल जो लेस देन 4 व्हील्स है, 4 टायर से कम का है और उसके साथ की इंजन की कैपेसिटी कितनी है, 25 सीसी से कम की है, तो फिर वो किस में कवर नहीं होता है, मोटर व्हीकल में कवर नहीं होता। तो सबसे पहला एक्सेप्शन, अगर कोई भी व्हीकल जो मोटर व्हीकल की एक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है तो वो यहीं से नेगेटिव लिस्ट से बाहर, मतलब उस पर हमें क्या मिल जाएगा, जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। क्या उस पर जीएसटी लगेगा, क्या वो सप्लाई है, हाँ है। टाइम ऑफ सप्लाई में कवर होता है, हाँ होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई में आगे देखेंगे। अगर वो बाकी सारी रूल्स को अप्लाई करता है और एग्जम्पशन से बाहर नहीं जाता है तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा और उसका क्रेडिट भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो 25 सीसी से कम की कैपेसिटी का इंजन है और वो किस में कवर नहीं होता है, मोटर व्हीकल एक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, मोटर व्हीकल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट में सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में सबसे पहला एक्सेप्शन आता है व्हीकल लेस देन 25 सीसी एंड लेस देन, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, लेस देन 4 व्हील्स
न तो उसमें 4 टायर होने चाहिए और उसकी इंजन कैपेसिटी क्या होना चाहिए, 25 सीसी से कम की होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन यहां पर कंप्लाई करता है तो फिर ये किस में आता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट के एक्सेप्शन में आता है। ये अपन यहां पर क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शंस। यहां पर जो भी लिखेंगे ना वो क्या होंगे, एक्सेप्शंस। क्या होंगे, एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये इसमें आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, यहीं से बाहर हो जाएगा और उस पर आपको क्या मिल जाएगा, जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। सेकेंड बुलेट, आप किसमें एंगेज्ड हैं, टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल। इन्होंने क्या बोला कि आप उस आर्टिकल की फर्दर सप्लाई में इंक्लूड हो, मतलब कार शोरूम। कार शोरूम ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। Hyundai की गाड़ियां Hyundai के शोरूम में मिलती हैं। मान लीजिए एक शोरूम है रोशन Hyundai। अब रोशन Hyundai क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सारी गाड़ियां लाता है शोरूम में, कस्टमर्स को दिखाता है और उनके फीचर्स बताता है, फिर गाड़ियां सेल करता है। तो वो क्या गाड़ी पर्सनल यूज कर रहा है, नहीं। बट वो जब गाड़ी किससे परचेज करके लाया होगा, मैन्युफैक्चरर से, तो ऑब्वियसली वो सप्लाई बनी होगी और वहां पर रोशन Hyundai ने Hyundai कंपनी को क्या दिया होगा, जीएसटी पे किया होगा। तो क्या जब रोशन Hyundai उसकी सप्लाई किसको करेगा, कस्टमर को करेगा, मिस्टर एक्स को करेगा, मिस्टर ए को करेगा, तो वो उससे जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो क्या उसको जीएसटी क्रेडिट मिलना चाहिए, हाँ। तो ऐसी फर्दर सप्लाई को गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, किससे बाहर किया हुआ है, नेगेटिव लिस्ट से बाहर किया हुआ है। मतलब ऐसी फर्दर सप्लाई पे आपको जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। मैं यहां पर कंफ्यूजन दूर हो इसलिए लिख भी देता हूं, जीएसटी क्रेडिट यस, जीएसटी क्रेडिट यस, ठीक है। तो क्या आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। थर्ड बुलेट, व्हीकल यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑब्लिक गुड्स, ठीक है। अब पैसेंजर के केस में एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन है, वो अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी तक इन लोगों ने बोला है कि ऐसा कोई भी व्हीकल जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल बस, ट्रक एटसेट्रा, ठीक है। इसका एक नोट लिखेंगे और यहां पर क्या लगाएंगे, स्टार बनाएंगे। और साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर क्या बनाएंगे, हैंड बनाएंगे, ठीक है। इसका अपन एक नोट देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे। व्हीकल यूज्ड इन ट्रेनिंग, सॉरी, ट्रेनिंग ऑफ सच ड्राइविंग स्किल्स। वो व्हीकल्स किस में यूज होते हैं, ड्राइविंग में, मोटर ड्राइविंग स्कूल्स। एग्जाम्पल मोटर ड्राइविंग स्कूल। चलिए सबने नोट कर लिया, चलिए जो स्नैप लेना चाहे ले सकता है। चलिए तो ये 4 एक्सेप्शन किसके केस में रखे गए हैं, मोटर व्हीकल के केस में। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है कि ऐसा कोई भी व्हीकल जिसकी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 25 से कम है और
उसके टायर 4 से कम लगे हुए हैं, मतलब वो 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको उसके जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड, उस आर्टिकल की फर्दर सप्लाई। थर्ड क्या, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या हो उसके एंगेज्ड हो। और फोर्थ, उसकी ट्रेनिंग में एंगेज्ड हो। ठीक है, चल अब अपन ने एक नोट देखना है किसका, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। तो इन्होंने आपको नोट लिखना है, नोट में क्या बोला है, इफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी लेस देन 13 एंड यूज्ड फॉर किसके लिए, एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन, देन क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, कई बड़ी कंपनीज में क्या होती है, बसेस होती हैं जो किनको लाने का काम करती है, एम्प्लॉयज को लाने का काम करती है और एम्प्लॉयज को वापस घर पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा कोई भी व्हीकल जिसकी कैपेसिटी किससे कम है, 13 पैसेंजर से कम की है, 13 पैसेंजर से कम की है, अब इस 13 में क्या है, ड्राइवर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ड्राइवर मैं यहां पे लिख देता हूं, इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो इन लोगों ने बोला कि ऐसा कोई भी व्हीकल जिसको एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है बट उसकी कैपेसिटी 13 पैसेंजर से कम की है, तो फिर उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज आप चाहे कोई बस है जिसकी कैपेसिटी किससे ज़्यादा है, 13 से ज़्यादा है, तो फिर ऐसा कोई भी व्हीकल जो आप एम्प्लॉयज के लिए भी यूज़ करते हो उसका भी आपको क्रेडिट किसमें मिल जाएगा, बिजनेस में मिल जाएगा। साथ के साथ सेकेंड नोट एक और लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, अगर जिन कंडीशंस में आपको क्या नहीं हो रहा है, मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो फिर उनकी एलाइड सर्विसेज का भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा, एलाइड सर्विसेज का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जनरल इंश्योरेंस कॉमा रिपेयर मेंटेनेंस and like services for which अब यहां पे मैं 2 बुलेट्स बना देता हूं, इफ क्रेडिट अलाउड फॉर vehicle then also allowed for services। if not then not। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको इन सिचुएशंस में, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको किसका क्रेडिट मिलता है, मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलता है, तो फिर आपको इनकी अलाइड सर्विसेज का क्रेडिट भी मिलेगा। अगर आपको इन सिचुएशन के किसी में भी मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है, मान लीजिए आपके पास एक ऐसी बस है जो 12 एम्प्लॉयज को कैरी करने का काम करती है, तो क्या आप उसको क्रेडिट मिलता है,
नहीं। तो क्या आपको उसके इंश्योरेंस का, उसके रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट मिलेगा? नहीं। तो अगर आपको उनके व्हीकल का क्रेडिट मिलता है तो फिर इन सर्विसेज का भी मिलेगा। अगर व्हीकल का ही क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो फिर इन सिचुएशंस में आपको इन सर्विसेज का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो ये किससे लिंक्ड है? इससे लिंक्ड है। अगर इनका क्रेडिट मिलेगा तो इनका भी मिलेगा, और इनका नहीं मिलेगा तो इनका भी नहीं मिलेगा। यहां पर आपके आके आपका फर्स्ट पॉइंट मोटर व्हीकल का क्लोज्ड होता है। किसका? मोटर व्हीकल का पॉइंट क्लोज होता है। सेकंड पॉइंट में अपन स्टार्ट करेंगे किसका? अब वेसल एयरक्राफ्ट में मेन सेम है, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। उसमें क्या होगा? ये बुलेट सेम रहेगा, बस ये जो 13 पैसेंजर्स वाली कंडीशन मैंने लिखी थी ना, ये एज इट इज यहां से क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, इफ क्रेडिट, ठीक है। ये बुलेट डिलीट हो जाएगा, ये बुलेट इसमें नहीं आएगा। टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन फर्दर सप्लाई, क्रेडिट अलाउ होगा। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में काम आ रहा है, अलाउड हो जाएगा। ये एग्जांपल यहां से हटा दीजिए, एयर इंडिया लिख दीजिए यहां पे एग्जांपल में, एयर इंडिया, ठीक है। तो फिर आपको क्या हो जाएगा? क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। ये स्टार मैं आपके लिए हटा देता हूं यहां से, ठीक है। थर्ड, व्हीकल यूज्ड इन ट्रेनिंग स्किल्स, जहां पर पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, पायलट ट्रेनिंग, तो फिर क्या होगा? आपको क्या मिल जाएगा? जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। चलिए, ये आपका क्या होगा? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसके साथ भी खत्म हो गया। तो आपका क्या है? मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप चाहें तो दोनों को सेम याद रख सकते हैं, चाहें तो दोनों को अलग से याद रख सकते हैं। मोटर व्हीकल में क्या था? 25 के सीसी का पहला पॉइंट था, गुड्स पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, फर्दर सप्लाई, इंपार्टिंग, 4 पॉइंट। 4 में से इसमें 25 सीसी की बातें नहीं आती है वेसल एयरक्राफ्ट में, तो बाकी 3 पॉइंट सेम है। उसमें एक एडिशनल नोट था, कौन सा? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में 13 पैसेंजर की कैपेसिटी का, कि अगर आपसे लेस देन 13 पैसेंजर की कैपेसिटी का व्हीकल जो कंपनी यूज कर रही है, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए, तो फिर क्या होगा? उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक बस है ट्रेवलर, फॉर एग्जाम्पल क्या है? ट्रेवलर है। आपने ट्रेवलर का नाम सुना है? जो फोर्स की आती है ट्रेवलर, उसकी कैपेसिटी कितनी आती है? 12 पैसेंजर, 12 + 1 13 पैसेंजर। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी कितनी आती है? मैं एक बार बोलता हूँ, 11 + 1 आती है। कईयों में 11 सीट्स लगी हुई थी, क्योंकि वो गुड्स का स्पेस रखते हैं। तो मान लीजिए उसकी कैपेसिटी कितनी है? 11 + 1 है। तो क्या इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? कोई मुझे बता सकता है? हाँ, मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने टैक्सी नंबर में इसको चला रखा है, उसमें मैंने एंड बोला था। दोनों कंडीशन वो एम्प्लॉयज के लिए यूज नहीं हो रही है। किसके लिए यूज हो रही है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये नॉर्मल पॉइंट में चला जाएगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में। तो फिर इसके केस में आपको क्या हो जाएगा? जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। कभी भी ऐसा मत सोचना कि लेस देन 13 पैसेंजर से कम का व्हीकल है, जीएसटी नॉट अलाउड। नहीं, क्रेडिट नॉट अलाउड नहीं होगा, बट आपको उसकी दोनों कंडीशन देखनी पड़ेगी। वो एम्प्लॉयज के लिए और 13 पैसेंजर से लेस है, तो फिर जाके आप उसका जीएसटी का क्रेडिट क्या करेंगे? डिसअलाउ करेंगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन केस है तो फिर क्या होगा? जीएसटी का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज। चलिए, थर्ड पॉइंट आता है आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोलता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है?
बेसिकली इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम है। इन लोगों ने बोला कि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वो हो सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग हो और या कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो, बट आप किसी भी बिल्डिंग का अगर किसी से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम देते हैं कि ये काम आप मेरे को करके दे दीजिए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ठेके पे देना, ठेके पे दे दिया भाई ये मजदूरी का काम है, मटेरियल मेरा है, मेरे को ये बिल्डिंग बना के देनी है, वो क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके केस में आपको जीएसटी अलाउ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीएसटी अलाउ नहीं होगा। इसमें दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड सेटअप ऑब्लिक लेआउट फॉर प्लांट एंड मशीनरी। इसका क्या मतलब है, फर्स्ट बुलेट में क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए मेरा क्या काम है, डस्टर की मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मुझे आगे किसी ने ऑर्डर दिया कि आपको अगले 10 दिन में, चलिए मैं डस्टर का एग्जांपल नहीं देता हूं क्योंकि यहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ही बात चल रही है, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं क्या हूं, मेरा किस चीज़ का बिजनेस है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, और मुझे एक पर्सन ने, कंपनी ने अप्रोच किया कि आपको हमारे लिए एक बिल्डिंग तैयार करके देनी है, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए क्वार्टर बना के देना है। ठीक है, क्वार्टर बना के देने हैं और उसमें टोटल कितने क्वार्टर बनने हैं, 500 क्वार्टर्स बनने हैं। 500 क्वार्टर्स बनने हैं और कितने टाइम में बिल्डिंग रेडी चाहिए, 6 महीने में बिल्डिंग रेडी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 6 महीने में 500 क्वार्टर की एक बिल्डिंग तैयार कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि मेरे एक फ्रेंड जो कि ठेकेदारी का काम मेरे साथ में किया करता था पहले, अब वो अलग हो चुका है, मैंने उसको बोला यार 250 का काम मैं कर देता हूँ, 250 का तू कर दे। ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं, 250 का काम तू कर ले और 250 का काम मैं कर लेता हूँ। तो मैंने उसको 250 का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और बोल दिया कि पेमेंट 50-50 कर लेंगे। तो जब मेरा फ्रेंड मुझे बिलिंग, अब वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट कस्टमर को बिलिंग करेगा, उसके लिए कस्टमर कौन है, मैं। तो वो क्या करेगा, मुझे बिलिंग करेगा, किसके नाम से, मिस्टर कमलेश 250 बिल्डिंग्स, और मान लीजिए उसका कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है 50 लाख रुपीस का। तो वो क्या करेगा, बिल कैसे बनेगा, लेबर चार्जेस 50 लाख, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, 6 लाख रुपीस, 56 लाख रुपीस फाइनल अमाउंट। क्या ये 6 लाख रुपीस का, क्या इस 6 लाख रुपीस का जीएसटी मुझे मिल जाएगा क्रेडिट? हाँ, मुझे इन 6 लाख रुपए का जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के चलते मेरे को जो मिस्टर एक्स ने मुझे जो बिल बना के दिया है फर्दर सप्लाई के लिए, तो मुझे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के चलते इसका जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। सेटअप लेआउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी होती हैं उनके लेआउट के लिए कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है। तो उनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी लेआउट बनेगा उस लेआउट की बिलिंग में जो भी जीएसटी आएगा उसका क्रेडिट आप लोगों को मिल जाएगा। उसका क्रेडिट हम लोगों ने ब्लॉक नहीं किया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का नॉर्मली क्या है, क्रेडिट ब्लॉक है, बट 2 एक्सेप्शन है, फर्दर सप्लाई और सेटअप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इनसे रिलेटेड है तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं इससे रिलेटेड ही वो पॉइंट कनेक्ट कर देता हूं। 4th बुलेट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यही मैंने यहां पर बोला है
कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हो, दोनों के केस में आपको क्या नहीं होगा, जीएसटी का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीएसटी का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं फूड कैटरिंग की सर्विसेज और ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ केयर की सर्विसेज के बारे में। तो इन लोगों ने बोला है फूड कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज, हेल्थ की सर्विसेज, इन सब सर्विसेज के केस में हम क्या कर रहे हैं, आपका क्रेडिट क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन में हम लोगों ने एक्सेप्शन रखा है, किसके केस में, फूड एंड कैटरिंग के केस में। मोटा मोटी तो दो एक्सेप्शन है, वैसे एक ही है। पहला कौन सा, फर्दर सप्लाई। सेम सिचुएशन है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एक जना पूरा नहीं कर सकता है, उसने दूसरे को अपने अंडर रखा है, तो उसमें जो बिलिंग आ गई क्या उसका जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। दूसरा, कैंटीन एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्री एज पर लॉ रिक्वायरमेंट। इन लोगों ने क्या बोला है कि आपने फूड और कैटरिंग की सर्विसेज किसके लिए स्टार्ट करी है, एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट करी है, और वो स्टार्ट करना किसकी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। किसी भी अदर लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको एम्प्लॉयज को फूड एंड बेवरेज अवेलेबल करवाना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने किसकी सर्विसेज ले रखी है, कैंटीन की, फूड कैटरिंग की सर्विसेज ले रखी है, तो फिर आपको उन सर्विसेज पे क्या हो जाएगा, जीएसटी का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। तो फूड कैटरिंग की सिचुएशन में आपको दो सिचुएशंस में जीएसटी का क्रेडिट अलाउ होगा। पहला कौन सा, फर्दर सप्लाई, और दूसरा कौन सा, कैंटीन एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्री फॉर एम्प्लॉइज अंडर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी लॉ। किसी भी लॉ के चलते आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है और उसमें आप कैंटीन में सर्विसेज ले रहे हैं, तो फिर आपको उसके चलते क्या हो जाएगा, जीएसटी का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। लास्ट पॉइंट था मेंबरशिप ऑफ फिटनेस क्लब कॉमा एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन कॉमा अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इन सब सिचुएशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्या किया गया है, जीएसटी का क्रेडिट ब्लॉक किया गया है। क्या किया गया है, जीएसटी का क्रेडिट ब्लॉक किया गया है। ये आपकी इलस्ट्रेटिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। क्या है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट में क्या होता है, जैसे कि एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स काम में आते हैं। ये आपकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मतलब इसके बाहर किसी भी चीज का क्रेडिट हम लोगों ने ब्लॉक नहीं किया है, बट इन सिचुएशंस का क्रेडिट हम लोगों ने स्ट्रिक्टली क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। चलिए अब अपना सबसे मेन प्रैक्टिकल पार्ट जो आता है वो आता है थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट में क्या आता है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। क्या आता है, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। सभी बोल रहे हैं बस कीजिए बस कीजिए, कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूं और फिर डिटेलिंग अपन स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर में। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली है क्या है। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट को बांटना। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कार है, क्या है, कार है, और मेरा एक अनदर बिजनेस है, किस चीज का, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। मेरे पास एक कार है, कितने परसेंट कैरी करने की, 4% कैरी करने की। मतलब जो 4+1 सीट्स की जो कार्स आती है, सीट कार,
कौन सी अच्छी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है, स्विफ्ट। मेरे पास एक स्विफ्ट कार है और जो किस में है, टैक्सी नंबर में। किस में है, टैक्सी नंबर में। मान लीजिए मेरे पास एक टैक्सी नंबर की कार है जिसको मैं किसके लिए यूज करता हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता हूं, टैक्सी में चलाता हूं। ठीक है, अब किसी दिन मुझे जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए मुझे जयपुर से कहां जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो क्या मैं मेरे लिए दूसरी टैक्सी बुक करूंगा या उसी गाड़ी को यूज करूंगा? ऑब्वियसली मैं उसी गाड़ी को यूज करूंगा। कल को मुझे मेरे घर पे किसी शादी में, किसी फंक्शन में अगर गाड़ी की जरूरत होती है तो मैं क्या करूंगा, उसी गाड़ी को यूज करूंगा। मतलब उस गाड़ी को क्या करूंगा, पर्सनल यूज भी करूंगा। क्या करूंगा, पर्सनल यूज भी करूंगा। और मैं किसी ऐसी सप्लाई में भी उसको यूज कर रहा हूं जो कि क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है। क्या है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है। तो क्या मान लीजिए वो गाड़ी कितने रुपीस की है, 8 लाख रुपए की, और उस पर जीएसटी का रेट क्या है, जीएसटी का रेट क्या है, मान लीजिए 5% है नहीं, मान लीजिए 5% है, तो मैंने उस पर जीएसटी कितना पे किया होगा, 40 के। तो क्या मुझे इस पूरे 40 के का क्रेडिट मिलना चाहिए, हाँ या ना? नहीं। गवर्नमेंट बोलती है आपने यदि इस व्हीकल को पर्सनल यूज भी किया है, आपने इस व्हीकल का बिजनेस यूज भी किया है, आपने इस टैक्सी का ऐसी जगह यूज भी किया है जो कि सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्टेड है, तो सब में इसका क्या है, मिक्स यूज है। क्या है, मिक्स यूज है। तो फिर हम आपके क्रेडिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और सिर्फ बिजनेस यूज का जो क्रेडिट है उतना क्रेडिट हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। बाकी जो आपका नॉन बिजनेस का है, जो एग्जेम्प्टेड का है, वो हम आप क्या कर देंगे, आपके टर्नओवर से उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसका क्रेडिट हम आप लोगों को क्या नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट। ठीक है, अपोर्शनमेंट का मतलब क्या है, अगर ऐसा होता, मान लीजिए मैं उस टैक्सी का सिर्फ बिजनेस यूज ही करता, अगर मुझे किसी दिन पर्सनल शादी में जरूरत है या मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद दूसरी टैक्सी यूज करता हूं, बट मेरी पर्सनल उस टैक्सी को यूज नहीं करता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस व्हीकल का क्या है, सिर्फ बिजनेस यूज है। तो फिर गवर्नमेंट बोलती है आप पूरा का पूरा 40 के क्या कर लीजिए, एज ए क्रेडिट हमसे ले लीजिए। बट अगर किसी भी व्हीकल को आप मिक्स यूज करेंगे तो फिर हम उसके क्रेडिट का क्या कर देंगे, अपोर्शनमेंट कर देंगे, उस क्रेडिट को हम डिवाइड कर देंगे। पूरा क्रेडिट हम लोगों को, आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूट किसके बेस पे होगा, वो सब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अभी अपन यहां तक क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ अपन आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू गाइज।